Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss NVS PGT Physics 2019 क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता है एनवीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019 में पीजीटी फिजिक्स का आया हुआ है। एंड अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे एनालिसिस आप इसके बेस पे कर सकते हो कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं और आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इस वीडियो में कंप्लीट 60 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सेकंड इज नॉट इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, third directly proportional to total flux associated with the conductor, and fourth inversely proportional to the rate of change of flux. So ये हम फोर्थ यूनिट क्लास 12 फोर्थ यूनिट में हम डिस्कस करते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मीन्स जितना फ्लक्स इंड्यूस होता है उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि मैग्नेट को हम बार बार कोयल के पास लेके आ रहे थे और उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस द कोयल्स बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कोयल इंक्रीज हो रहा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से उस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो वहाँ से ये लॉ आया था कि जितना ज़्यादा इन फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ या उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट हमारे सर्किट में प्रोड्यूस होने वाला है। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हेयर। Second question is a body at 1500 Kelvin emits maximum energy at wavelength of 20,000 angstrom. So यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है, एक बॉडी है जो 1500 केल्विन उसका टेम्परेचर है और वो एनर्जी एमिट कर रही है। किस वेवलेंथ की एनर्जी एमिट कर रही है? वो 20,000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। इफ द सन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम। अब एक तो हमने बॉडी ली है और एक सन, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक बॉडी है जो 1500 केल्विन पे एनर्जी एमिट कर रही है, एक सन है जो 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ सन? तो सन का टेम्परेचर क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन है। तो एक वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेवलेंथ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, लैम्डा टी कांस्टेंट होगा, यानी कि फर्स्ट बॉडी के लिए हमने ले लिया λ1 T1, सेकेंड बॉडी के लिए ले लिया λ2 T2, बोथ विल बी इक्वल। सो यहाँ से T2 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, λ1 T1 डिवाइड बाय λ2। सो λ1 हमें क्या गिवन है, 20,000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। T1 टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है दैट इज 1500 केल्विन एंड λ2 जो हमें गिवन है दैट इज 5500 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा 5454 केल्विन। सो ये क्वेश्चन था वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। सो बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ईच फेस अगर नहीं पढ़ा, सिंपल पूछा कि एक चार्ज पड़ा है क्यूब के अंदर, कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, कहीं इसको टिक करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच फेस ऑफ क्यूब उसने पूछा है, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ आपने 12th क्लास में गॉस लॉ पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। यानी कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में लिंक्ड होगा, वो उसने बोला है कि 1/ε0 टाइम जितना भी चार्ज है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, उस बॉडी के अंदर, उतना। यानी कि अगर ये क्यूब लिया है मैंने और इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो अगर मैं पूरे क्यूब में लिंक्ड फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसने क्या पूछा है, ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर एक फेस से कितना होगा। तो टोटल फेसेस क्यूब के पास कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो पूरे क्यूब में कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो वन फेस से कितना निकल रहा होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आई होप, सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई इफ ऑप्शन 1 all inputs are low, option 2 any input is low, option 3 any input is high and option 4 all inputs are high। तो देखो नॉर गेट, सबसे पहले हमने ए और इनपुट्स ली। देखो डिजिटल सर्किट ये होता है जो नॉर गेट है, तो इसमें हमने जो इनपुट्स लिए हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ली है। तो ए और बी हमने अलग अलग इनपुट्स ले ली, एक बार 0 0 ले ली, सेकंड केस में 0 1, थर्ड केस में 1 0 एंड फोर्थ केस में 1 1, अलग अलग हमने इनपुट्स ले ली, ए और बी की वैल्यू ले ली। तो अब हमें आउटपुट पूछिए नॉर गेट की क्या होगी। देखो जो नॉर गेट है वो किससे मिलके बना है, और प्लस नॉट गेट से, ठीक है। तो और प्लस नॉट गेट से मिलके बना है हमारा नॉर गेट। तो सबसे पहले हम और गेट के निकालेंगे। और गेट क्या करता है, जो भी इनपुट्स हम उस पर लगाते हैं उनका सम कर देता है, ठीक है। तो हमने ए और बी लगाई, तो और गेट हमें क्या देगा, ए प्लस बी देगा। तो यहाँ पे 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 + 0 1, 1 एंड 1 1। सो हमारी और गेट की इनपुट आ गई 0 1 1 1। नाउ नॉर गेट क्या करेगा, जो भी और गेट की इनपुट आई है उसको रिवर्स कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। सो ए प्लस बी बार जो है वो नॉर गेट का होगा। तो क्या होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 3 बार 1 है उसकी जगह 3 बार 0 आ जाएगी। तो ये जो नॉर गेट की हमें आउटपुट मिली है वो क्या मिली है, 1 0 0 0। अब ये देखो कि नॉर गेट की आउटपुट हाई कब है, हाई और लो का मतलब यहाँ पे अगर वो लो पूछता है उसका मीन्स है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो हाई पूछ रहा है इसका मतलब वो 1 के बारे में पूछ रहा है। तो नॉर गेट की आउटपुट 1 कब आ रही है, देखो जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 0 है, यानी कि दोनों इनपुट जब लो हैं तब हमारी आउटपुट जो आ रही है नॉर गेट की वो हाई आ रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल इनपुट्स आर लो। व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। ये भी +2 क्लास का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एनवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if a magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field, it experiences। अब देखो यहाँ पे आंसर कैसे चेंज होगा, एक मैग्नेटिक नीडल को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब ये बात यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्या होता है, दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है हर जगह, तो दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगता है, वो आपस में कैंसिल कर देता है, तो नेट फोर्स 0 होता है। उस केस में ओनली टॉर्क बनता है। लेकिन यहाँ पे उसने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है तो फोर्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, QV sin थीटा। तो फोर्स में भी चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कहीं पे फोर्स ज़्यादा होगा कहीं पे फोर्स कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, एक नेट फोर्स हमारे पास आएगा, और नेट फोर्स भी होगा, और दो फोर्स है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक टॉर्क भी आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, और फोर्स एंड अ टॉर्क इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा एंड टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। नाउ सिक्स क्वेश्चन वाज, if a dielectric the polarization is in a dielectric the polarization is। अब पोलराइजेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, क्या लीनियर फंक्शन है, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या लीनियर, स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल, तीनों में से कोई भी नहीं है।
तो किस टाइप का फंक्शन है, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ये पूछा हुआ है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू काई ई, जहाँ पे कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, P पोलराइजेशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे कहीं एक्सपोनेंशियल का साइन नहीं आ रहा, स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर फंक्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। द प्रीफिक्स पिको इज इक्विवेलेंट टू, सो पिको का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -12। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a body of mass 3 kg moving along a straight line splits into two parts of masses 1 kg and 2 kg due to an internal explosion which generates a kinetic energy E. If after the explosion the two parts move along the same line as before with relative speed of under root 30 मीटर पर सेकेंड then E is equal to। so सबसे पहले देखें यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, एक 3 kg की बॉडी है, ठीक है। उस 3 kg की, वो 3 kg की बॉडी क्या होती है, इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है और वो 2 पार्ट्स में टूट जाती है, 1 kg और 2 kg के। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो 2 पार्ट्स बने हैं, जैसे 3 kg की बॉडी है, उसके 2 पार्ट्स अब बन गए 1 kg और 2 kg। वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड अंडर रूट 30 मीटर पर सेकेंड है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है उनकी एक्सप्लोजन में, वो एनर्जी कितनी है वो हमसे पूछा हुआ है। अब देखो उसने यहाँ पे ये बोल दिया कि दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं तो मैंने V1 और V2 अपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं, क्यों? तो ये क्यों लिया है, ताकि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व तभी रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दोनों की मैंने डायरेक्शन अलग अलग ले ली, एक V1 V2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए। तो अब लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करो, क्या आएगा, m1 v1 होता है, फर्स्ट बॉडी का मास क्या है 1 kg, तो 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी -2 V2 और V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/2 V1। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, √30 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड क्या इनके बीच में होगी, V2 माइनस V1, ये क्या हमें गिवन है, √30 गिवन है। V2 की वैल्यू -1/2 V1 यहाँ सब्सटीट्यूट करो, -V1 इज इक्वल टू √30। यहाँ से हमारे पास क्या होगी, V1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो V1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गई, -2√30/3। अब एनर्जी हमें निकालनी है। एनर्जी देखो फर्स्ट बॉडी की क्या होगी, हाफ, फर्स्ट बॉडी का मास कितना था 1, हाफ mv², फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी V1, तो V1 का स्क्वायर कर दिया, क्या आया 430/9 प्लस सेकेंड बॉडी के पास कितनी एनर्जी हुई, हाफ, सेकेंड बॉडी का मास 2 kg एंड सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो V2 हमारे पास क्या था, हाफ V1 था, तो हाफ का स्क्वायर होगा तो 1/4 आ जाएगा और V1 का स्क्वायर होगा तो 430/9 आ जाएगा, 4 इंटू 30/9। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है 10 जूल। तो यहाँ पे जो एनर्जी एक 3 kg की बॉडी एक्सप्लोड होके 1 kg और 2 kg में जो एक्सप्लोड होगी है, तो जो एनर्जी डेवलप्ड हुई है, एनर्जी क्रिएट हुई है, वो एनर्जी कितनी है हमारे पास 10 जूल। सो 8 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे हैं एनवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A step-up transformer with an 1:8 turn ratio has 60 Hz 120 volt across the primary। So यहाँ पे टर्न रेशो हमें गिवन है 1/8। सो टर्न रेशो को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में डिवाइड बाय सेकेंडरी में, इसका रेशो 1/8 दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ पे यूज होता है, NP डिवाइड बाय NS इज इक्वल टू VP/VS। VP क्या है, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, एंड VS क्या है यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो NP/NS की रेशो हमें 1/8 दी हुई है। V प्राइमरी हमें दिया हुआ है 120 वोल्ट, V सेकेंडरी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 इंटू 8 960 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द लोड इन द सेकेंडरी इज 10 टू द पावर 4 ओम। हमें सेकेंडरी में लोड दिया हुआ है यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट निकालना है। वोल्टेज हमने सेकेंडरी में निकाल ली तो करंट निकल के आ जाएगा, VS क्या हो जाएगा IS/RS, तो IS क्या आ जाएगा VS डिवाइड बाय RS।
VS हमारे पास 960 आया है और RS सेकेंडरी में रेजिस्टेंस हमें 10⁴ गिवन है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 इंटू 10⁻³ यानी कि 96 मिली एम्पियर। सो दिस विल बी द करंट इन द सेकेंडरी। सो हियर वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4th। ऑप्शन नंबर 4th विल बी करेक्ट। 96 मिली एम्पियर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे क्या है देखो, 2 सोप बबल्स P एंड Q बोथ स्फेरिकल हैविंग डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड D सेंटीमीटर कोलेस। तो 2 सोप बबल्स हैं, आपस में चिपक गए। 6 सेंटीमीटर, एक का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, एक का डायमीटर D सेंटीमीटर है। दस दे हैव वन पोर्शन एज अ कॉमन सरफेस, एक पोर्शन उनके पास कॉमन सरफेस की तरह है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक्सेस प्रेशर होगा कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड का, तो P1 माइनस जो P2 माइनस P1 होगा एक्सेस प्रेशर, वो क्या होगा, नेट एक्सेस प्रेशर के इक्वल होगा। और जो सोप बबल के लिए फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो क्या होता है 40/R। तो 40/R2 सेकेंड वाले के लिए माइनस 40/R1 फर्स्ट वाले के लिए इज इक्वल टू 40/R, ये नेट है। 40 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू 1/R। R2, अब यहाँ पे R2 हमें क्या गिवन है, डायमीटर हमें 6 दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल लेंगे सेकेंड की, क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेकेंड R1 उसमें D दिया हुआ है, तो उसका रेडियस निकालेंगे तो D/2 आ जाएगा। और जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कैपिटल R की जगह आ जाएगा 12। सो इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी बाय मीन्स ऑफ। सो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन ही है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है हाई एनर्जी पे। साइक्लोट्रॉन वगैरह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करते, तो मीटाट्रॉन कुछ होता ही नहीं है, तो बीटाट्रॉन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार at a particular stage, team A pulls team B with a force F and team B pulls team A with a force F. The tension in the rope is। अब देखो, अगर कोई 2 पर्सन है, एक एंड से रस्सी को खींच रहा है और एक दूसरे एंड से रस्सी को खींच रहा है, तो हमसे पूछा कि उसके बीच में टेंशन क्या होगी, तो क्या होगी, अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन भी F लगा रहा है, सेकंड पर्सन भी F लगा रहा है, तो उसके बीच में जो रोप में टेंशन होगी वो क्या होगी, वो भी F ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी टेंशन होगी रोप में, F होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एज फोर्स इज अ टॉर्क, मास इज टू। अब देखो फोर्स किस में हम बात करते हैं, फोर्स की लीनियर मोशन में बात करते हैं। टॉर्क की बात किस में हम करते हैं, रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में रोटेशनल मोशन में फोर्स को ही क्या कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। तो इसी तरह रोटेशनल मोशन में मास का रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो रोल है वो टॉर्क प्ले कर रहा है। जब हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो सेम में मास का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो हेयर ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AB इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R हुज सेंटर इज एट O। तो AB जो है वो एक आर्क गिवन है जिसका सेंटर O पे है, वेयर इट सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, M AB का मिड पॉइंट है। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क लाइज एट पॉइंट C ऑन OM, OM पे कहीं C पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ जो सेंटर ऑफ मास है, सच दैट OC इज इक्वल टू, OC हमसे पूछा हुआ है, तो ये OC निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लो, आगे फ्यूचर में काम आएगा आपके PGT फिजिक्स एग्जाम्स में। R sin थीटा बाई थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो, डायरेक्ट पुट करना है। देखो 60 डिग्री जो है वो 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, तो थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा को 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R sin 30 डिवाइड बाई 30 को हम π/6 लिखते हैं, वो लिख दिया मैंने। तो यहाँ आ जाएगा sin 30 की जगह 1/2, तो R/2 इंटू 6/π। सो इट विल कम आउट टू बी 3R/π। OC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3R/π। सो हेयर ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। On increasing the temperature of wire, its resistance will।
देखो अगर हम एक वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस पूछा है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने वायर की बात की है, हमने कंडक्टर्स में पढ़ा है क्या होता है, कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो कंडक्टर के अंदर एटम्स पड़े हैं वो उसके उसके साथ जाके और ज़्यादा टकराएंगे, ठीक है, उसके साथ जाके और ज़्यादा टकराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो करंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वो जो कोलिजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी का अपोजिट अगर सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे अपोजिट होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल प्लेयर क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जब क्रिएट होते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, तो ये दोनों केस में अपोजिट होता है। ये ध्यान रखना है कंडक्टर का पूछा हुआ है या सेमी कंडक्टर का पूछा हुआ है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो दिस here we will go with the option number second. Next is question number 16. The term low speed and high speed as applied to logic circuits refer to, तो ये पूछा लॉजिक सर्किट में अगर हम लो स्पीड या हाई स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, तो लो स्पीड हाई स्पीड जब भी हम इस टाइप की बात कर रहे हैं वो प्रोपेगेशन डिले टाइम होता है, सो हेयर ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट क्या होता है, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटॉप जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1H1 1H2 1H3, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, 1 ही है तीनों में, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन तीनों में अनइक्वल है, एक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 1H1 में, 1H2 में एक न्यूट्रॉन है, 1H3 में 2 न्यूट्रॉन है, तो आइसोटॉप्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखो, 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे बेस्ड ऑन न्यूटन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो एक स्टेटमेंट कह रही है द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्ट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो बॉडीज चाहे मासिव हो चाहे उनका मास कम हो, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में रहेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, G m1m2/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, बिल्कुल सही बात है। सेकंड दिया हुआ है द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये भी सही है, यही कहा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। थर्ड ऑप्शन इज द एक्सेलरेशन विद विच एप्पल फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ इज सेम एज दैट विद विच मून फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है, तो ये भी सही बात है, और उसने पूछा है कि तीनों में से कौन करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी PQR तीनों वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ देखो इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर, तो जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इन्होंने
0.28 मिलीमीटर दिया हुआ है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, और स्क्रीन जो स्लिट्स से और स्क्रीन का डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर का दिया हुआ है, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। अब सेंट्रल ब्राइट से कैसे होता है हमारा फ्रिंज पैटर्न, कैसे होता है, एक ब्राइट होती है एक डार्क होती है, फिर एक ब्राइट होती है फिर एक डार्क होती है। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उससे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 1.2 गिवन है। और वेवलेंथ हमें लाइट की यूज क्या की है, हमने कौन सी वेवलेंथ लाइट की यूज की है इस एक्सपेरिमेंट में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ होता है फ्रिंजेस के बीच में, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, इसके लिए फॉर्मूला होता है। y क्या होता है, उन दोनों फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, कि कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे यहाँ फोर्थ और फर्स्ट में दिया हुआ है तो ऑर्डर क्या आ गया, फोर्थ आ गया। लैम्डा हमें पता है, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, y स्मॉल d डिवाइड बाय n इंटू कैपिटल डी। y की वैल्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज किया, 10⁻⁻2 लगा दिया। स्मॉल d की वैल्यू हमें 0.28 मिलीमीटर दी हुई है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉल n हमें 4 दिया हुआ है एंड कैपिटल D की वैल्यू 1.4 गिवन है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा 600 नैनोमीटर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इज द फेज डिफरेंस फाई एंड द पार्ट डिफरेंस डेल्टा आर रिलेटेड एज। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्मूला होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा। देखो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको फॉर्मूलेस तो एटलीस्ट याद होंगे। तो उसी पे बेस्ड ये वीडियो है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा 60 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने हैं, तो मैं थोड़ा इसलिए फास्ट भी चल रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ सीरीज LR सर्किट, if the maximum current and maximum voltage across the inductor of inductance 3 milliampere are 2 ampere and 6 volt। अब देखो LR सर्किट है, उसमें मैक्सिमम करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट दी हुई है, और जो LR सर्किट में इंडक्टर लगा है उसका इंडक्टेंस हमें 3 मिली हेनरी दिया हुआ है। टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट का हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जो जो गिवन है पहले वो लिख लिया। टाइम कॉन्स्टेंट टाउ का फॉर्मूला होता है L/R, ये फॉर्मूला लर्न रखना। टाउ का फॉर्मूला होता है L/R। L हमें गिवन है, R हम V और I से निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/I 6/2। तो टाउ हमारे पास निकल के आ जाएगा 10⁻³ सेकेंड, और 10⁻³ क्या होता है, मिली सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन हमारा देखो कौन सा आ जाएगा, 1 मिली सेकेंड। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार मिराज भी पूछा जाता है, तो मिराज और ऑप्टिकल फाइबर दोनों में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड में जो स्पार्कल होता है वो भी किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो ऑप्शन विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड की बात आ गई है। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स, कितनी टर्न्स हैं वो दे दी, लेंथ दे दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। हमें पता है जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0 Ni होता है, लेकिन हमसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। कैपिटल N की वैल्यू दी हुई है 300, लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाई देखो फ्लक्स निकालेंगे पहले, क्या होता है, B इंटू ए होता है। B की वैल्यू क्या होती है, μ0 स्मॉल n I होती है, ठीक है। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको मैंने खोल लिया, तो μ0 कैपिटल N I/L लिख दिया इंटू में A। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है N∅ इज इक्वल टू Li, यहाँ से L निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, N∅/I आ जाएगा, और L क्या आ जाएगा, N/I इंटू 5। 5 की वैल्यू जो ऊपर थी सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ पे I से I कैंसल आउट हो रहा है, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट कर दो। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N की वैल्यू 300 दी हुई है तो N का स्क्वायर हो जाएगा। μ0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी,
आई कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में है लेंथ, तो लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर दी हुई है, इंटू 10⁻⁻2 क्यों किया, क्योंकि मीटर में चेंज किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24th। Question number 24th is, in a compound microscope, the focal length of objective and eyepiece are 1.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें 1.2 सेंटीमीटर गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ ई 3 सेंटीमीटर गिवन है। अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज पुट 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.25 सेंटीमीटर अवे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव से, तो यू नॉट गिवन है -1.25 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज उसने बताया इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो होता है वो लगा दो, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, एम नॉट वी नॉट बाई यू नॉट होता है, एम ई क्या है डी बाई एफ ई होता है। यहाँ पे देखो वी नॉट का फॉर्मूला होता है यू नॉट एफ नॉट बाई यू नॉट प्लस एफ नॉट, यू नॉट हमें पता है, एफ नॉट हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी नॉट निकाल लेंगे, तो इसको कैपिटल एम में पुट करेंगे, वी नॉट 30 सेंटीमीटर निकल गया, यू नॉट हमें 1.25 दिया हुआ है, डी की क्या वैल्यू हम 25 ही लेते हैं, और एफ ई हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी निकल के आ जाएगी 200। सो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप +1 +2 की क्लास के भी न्यूमेरिकल्स करके जाते हो, कंसेप्ट अच्छे से सीख के जाते हो, तो आपका ये क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। A particle undergoes a displacement from 10 to 60. Here F is in Newton and coordinate are in meter. So work done by the force निकालना है जूल में, फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन निकल जाएगा। तो फोर्स हमें गिवन है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो एफ डी एक्स दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 लग जाएगा। तो ये स्मॉल वर्क डन है डी डब्ल्यू, वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, डी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 to 6, तो 1 to 6 हम लिमिट्स होगी इंटीग्रेशन की। एफ डी एक्स cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर, cos 60 की वैल्यू 1/2, साथ में आ गया डी एक्स। तो वर्क डन यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 कॉमन आ जाएगा, ए एक्स की पावर 4 का क्या आएगा, एक्स की पावर 5/5 प्लस बी एक्स की पावर 2 का क्या आएगा, एक्स की पावर 3/3, और लिमिट्स 1 to 6, ये लिमिट्स पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 777.5 ए प्लस 35.83 बी। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपॉन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट क्या है, एच है, एक बॉडी को उस पर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है रफ प्लेन। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज यू, अगर यू वेलोसिटी से हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, विच मेक्स द बॉडी जस्ट रीच द टॉप, मतलब वो वेलोसिटी जो है, जो हम इनिशियल वेलोसिटी देके उसको फेंक रहे हैं, वो वेलोसिटी इतनी है कि वो बॉडी टॉप तक पहुंच जाए, इतनी वेलोसिटी इस बॉडी की है। तो इतनी वेलोसिटी देके उसको फेंक रहे हैं, तो उससे तो हमसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है प्लेन, एच इसकी हाइट है, एक्स डिस्टेंस है नीचे से ऊपर तक का, यू वेलोसिटी देके इसको हम ऊपर को फेंक रहे हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ को लगेगा, एफ की वैल्यू नीचे की तरफ होगी। यहाँ इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एच बाय एक्स, तो ये वैल्यू हमें आगे यूज होगी, एच की वैल्यू एक्स साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्व, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना पूरे सिस्टम में, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक है, बॉडी को हम कुछ स्पीड से फेंक रहे हैं तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन एक पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क हो रहा होगा। वर्क और एनर्जी सेम होते हैं। ठीक है, तो जो वर्क की वैल्यू होती है वही एनर्जी की वैल्यू होती है। तो एक एनर्जी हमारी आगे की डायरेक्शन में, एक एनर्जी हमारी पीछे की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितना हो जाएगा? टोटल जितनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी पे स्टोर होगी जब वो ऊपर हाइट पे पहुंच जाएगी तब। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी? हाफ mu² माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? μr, और x डिस्टेंस उसने मूव किया, तो x इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पे क्या होगी? mgh। तो हाफ mu² माइनस म्यू, r की वैल्यू क्या होती है? mg cos थीटा होती है इंक्लाइंड प्लेन पे, और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली h बाय साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m से m बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म रह जाएगी u²/2 माइनस म्यू जी एच, और कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू जी एच। तो म्यू जी एच कॉट थीटा हो जाएगा u²/2 माइनस जी एच। यहाँ से म्यू की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही हमें निकालना था, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? u²/2 माइनस जी एच डिवाइड बाई जी एच कॉस थीटा। अब जी एच कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? u²/2 जी एच हमने कॉमन लिया बाहर, ऊपर वाले जी एच से नीचे वाला कैंसिल किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया u²/2 जी एच माइनस 1, और 1/cot थीटा क्या हो गया? tan थीटा। तो हमारा म्यू क्या निकल के आ गया? u²/2 जी एच माइनस 1 tan थीटा। तो u²/2 जी एच माइनस 1 tan थीटा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट देखो 27, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। अब देखो, जब एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में, तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या नहीं होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उस पर क्वेश्चन है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से पास होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज वी इज गिवन बाय। तो एक कैपेसिटर है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, हाफ CV²। सो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन एलईडी हैज़ अ मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.5 वोल्ट। एक एलईडी है, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 1.5 वोल्ट हो रहा है। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज कितनी दे रहे हैं? 10 वोल्ट दे रहे हैं। RS यानी कि जो उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना है? 470 ओम का है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलईडी करंट निकालना है। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। टोटल वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट है, और कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी IR, प्लस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 1.5। तो 10 वोल्ट विल बी इक्वल टू IR प्लस 1.5। सो IR क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1.5 8.5 वोल्ट। सो I क्या आ जाएगा? 8.5 डिवाइड बाय R, यानी कि 470 से डिवाइड करेंगे तो 18 मिली एम्पियर हमारा इसका करंट आ जाएगा। सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड। जूल क्या होता है? एनर्जी की यूनिट, यानी कि mL/T-2 सेकेंड टाइम की। तो T-2 और T1, तो क्या आ जाएगा? T-1 आ जाएगा। mL/T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट की होगी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है mvr, मास का m, v का वेलोसिटी LT-1, r फिर मीटर में, वहाँ से निकालेंगे तो mL/T-1 आ जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डायमेंशन लेस आ रही है ये रेशियो। डायमेंशन लेस कौन सी होती है? एंगल की होती है। तो हेयर ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, इफ अ सर्टेन ट्रांजिस्टर हैज़ IC एंड IB। देखो IC यानी कि कलेक्टर करंट, IB यानी कि बेस करंट, दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। बीटा DC हमें पूछा है क्या होगा। तो बीटा क्या है? बीटा हम टर्म यूज़ कहाँ पे करते हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं।
अभी खा लूंगी, आप खा लो। जो ये टर्म हम बीटा जो टर्म यूज करते हैं वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सेंटर एक बेस होता है, नहीं कॉमन एक एमिटर कॉमन होता है, इनपुट हम बेस पे देते हैं और आउटपुट हम कलेक्टर पे लेते हैं। तो इनपुट करंट हमारा क्या होता है, बेस करंट होता है, और आउटपुट करंट हमारा कलेक्टर करंट होता है। और जो करंट गेन यहाँ पे आता है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं वो क्या आता है, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट आईबी। तो आईबी और आईसी की वैल्यू हमें गिवन है, सॉल्व वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा 89.8 अप्रॉक्सीमेटली 90। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सो 31 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90। Next is question number 32. This is question from radioactivity and it's very important. radioactivity से भी questions आते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ रेडियम इज दिस। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है रेडियो, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। हाउ मच टाइम अ गिवन सैंपल वुड टेक टू रिड्यूस 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसने पूछा है कि हाउ मच टाइम अ गिवन सैंपल वुड टेक टू रिड्यूस 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू पहले n एटम्स पड़े थे, 1/10 पड़े हैं उसके, इतने डिसइंटीग्रेट हो गए। तो अब उसके पास कितना टाइम इसको लगा 1/10 होने में, ये उसने पूछा है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, इनिशियल वैल्यू हमें एन नॉट हम लेके चलते हैं, टाइम टी के बाद क्या हो जा रहा है, 1/10 ऑफ एन नॉट रह जा रहे हैं। अब ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ होता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एन नॉट बाई 10 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसल हो जाएगा तो ई की पावर लैम्डा टी हमारे पास आ जाएगा 10। बोथ साइड लॉग लेंगे तो लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लॉग 10। यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा log 10 बाय में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, और log 10 हमें पता है क्या होता है। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ टाइम निकल के आ जाएगा 64.59 ईयर, यानी कि 60.45 ईयर। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ यहाँ पे हमने लगाया है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और स्मॉल टी जो होता है वो टाइम होता है कि कितना टाइम एन नॉट से 1/10 एन नॉट जाने में उसको हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। टू नल वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी, टू नॉन नल वेक्टर, सॉरी नॉन नल वेक्टर है, नॉन नल वेक्टर है यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की कुछ वैल्यू है, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल हमसे पूछा है। तो हम जो कंडीशन हमें गिवन है उसी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों का स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस 2ab। ए डॉट ए बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, बी डॉट बी बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट को खोल लिया हमने। अब 4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ए और बी नॉन नल वेक्टर दिए हुए हैं तो वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या 0 होगा, कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री, और वही एंगल उसने पूछा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो वो एंगल कितना है 90 डिग्री। सो हेयर वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इज an astronomical telescope is focused on a distant star if the distance between objective lens and eyepiece is 2.5 मीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का डिस्टेंस 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स की टर्म में एफ नॉट प्लस एफ ही लिखते हैं, इस डिस्टेंस को। वो हमें 2.5 मीटर दिया हुआ है, और पावर आई पीस की दी हुई है 4D। तो अब हमें बताना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 90, क्या इसकी मैग्नीफाइंग पावर 90 है, या पावर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी 0.44D आ रही है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 75 है, या मैग्नीफाइंग पावर 10 है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें गिवन क्या है, एफ नॉट प्लस एफ इज इक्वल टू 2.5, पी ई दिया हुआ है 4D, तो पी ओ तो यहाँ से हम एफ ई निकालेंगे सबसे पहले।
पावर दी हुई है आईपीस की, तो फोकल लेंथ आईपीस की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, तो 1/4 यानी कि 0.25 मीटर निकल के आ जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकल गया, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो F0 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 2.5। F0 हमारे पास निकल के आ गया 2.25। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ निकल के आ गई, तो ऑब्जेक्टिव की पावर आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 0.44t। सो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, 0.44d। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट 1500 वोल्ट। तो एक स्फीयर है, 60 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उसको 1500 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया, उस पर चार्ज निकालना है कितना होगा स्फीयर पे। तो अब देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए C की वैल्यू 4πε0r होती है। Q क्या हो जाएगा, 4πε0r आ जाएगा। सिंपल R 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की होती है, 9 × 10⁹ तो 4πε0 की इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। R और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q निकल के आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को देखें, अ मैन रनिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। देखो एक आदमी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से भाग रहा है। ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसकी। स्ट्रेट रोड पे सीज अ बस जस्ट स्टार्टिंग व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हिम। एक बस है, उससे x डिस्टेंस पे है और वो बस स्टार्ट होगी चलना। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज f, उस बस की एक्सेलरेशन अगर f है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखो यहाँ फिगर से और क्लियर होगा। ये एक पर्सन है जो u वेलोसिटी से आगे को जा रहा है। एक बस है जो x डिस्टेंस से खड़ी है, इस पे x डिस्टेंस से। अब वो बस आगे को मूव करना स्टार्ट हो जा रही है और वो इंसान जो बंदा है वो उसके पीछे भागना स्टार्ट हो जा रहा है। तो बस की भी कुछ स्पीड है, बस भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और वो पर्सन भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आगे को, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी कि वो बस को पकड़ पाए, या ये मैक्सिमम डिस्टेंस x कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो बस का निकालेंगे पहले। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² से। बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी उसकी, तो S1 इज इक्वल टू u तो 0 हो गया प्लस हाफ AT²। a क्या है, एक्सेलरेशन f से जा रहा है t², तो S1 क्या आ गया, हाफ FT²। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वही ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना ही ट्रेवल करेगा, u × t। जब वो बस कैच करेगा तो क्या होगा, x प्लस S1 S2 के इक्वल होगा। तो S1 S2 हमने निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी t में। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, -b प्लस -b² -4ac/2a के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमारी t की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जो अंडर रूट में है वो रियल कब होगा, जब u² विल बी ग्रेटर देन 2fx, अदरवाइज वो इमेजनरी टर्म आ जाएगी। तो टाइम तो हमें रियल में चाहिए ना, टाइम रियल चाहिए, तो u² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2fx एंड u²/2f विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो मैक्सिमम डिस्टेंस x जो होगा वो कितना होगा, u²/2f होगा हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। A metallic wire has been stretched under the application of a load so that longitudinal stress is S1 and longitudinal strain is S2. The elastic potential energy of the system per unit volume is। elastic potential energy per unit volume system की पूछी है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है S1 एंड स्ट्रेन गिवन है S2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ S1 S2। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। What is the state of an ideal diode in the region of non-conductor? डायोड है नॉन कंडक्टर रीजन में है, अगर वो कंडक्शन नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्शन रीजन में है, इसका मतलब करंट पास नहीं कर रहा उसमें से, एंड करंट पास नहीं कर रहा तो वो किस में है, एक ओपन सर्किट में है। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू रेजिस्टेंसेज हैं व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। दो रेजिस्टेंस है, दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो सीरीज में जो कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम है। जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.8 ओम है। हमसे हर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है तो वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सीरीज में जब हमें गिवन है तो 20 ओम है, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस सम होते हैं R1 प्लस R2 20 ओम, पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस का सम, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 कितना दिया हुआ है 1/4.8। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 हमारे पास आ जाएगा 96 ओम। उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है 4ab, तो वहीं a की जगह R1 और b की जगह R2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें 20 पता थी, पुट कर दी। यहाँ से हम R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 आ जाएगी। R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। R1 प्लस R2 इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है 20 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 R2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2R1 20 प्लस 4 24 के इक्वल आ जाएगा और R1 12 ओम आ जाएगा और R1 माइनस R2 4 के इक्वल है। अगर R1 12 आ गया तो R2 क्या आ जाएगा हमारे पास 8 ओम। सो इस टाइप से हमने क्वेश्चन किया, 12 ओम और 8 ओम इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज टू कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट इन सीरीज। दो कार्नोट हीट इंजन की बात की है, सीरीज में ऑपरेट किए जा रहे हैं। फर्स्ट इंजन रिसीव्स हीट एट 852 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट वाले को जो टेम्परेचर मिल रहा है यानी कि T1 वो क्या दिया हुआ है 852 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और वो रिजेक्ट कर रहा है हीट रिजर्वायर को T डिग्री सेल्सियस पे। तो T2 क्या आ गया, जितनी हीट वो रिजेक्ट कर रहा है वो कितनी है T डिग्री सी। अब जितनी वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों कार्नोट इंजन सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो जितनी फर्स्ट वाला हीट रिजेक्ट करेगा उतनी सेकंड वाले को मिलेगी। तो सेकंड वाले को जो हीट मिल रही है वो क्या मिल रही है T डिग्री सी, एंड द सेकंड इंजन रिसीव्स दिस हीट एंड रिजेक्ट इट टू रिजर्वायर एट 47 डिग्री सी। और जो सेकंड इंजन रिजेक्ट कर रहा है हीट वो कितनी है 47 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है उसका। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन आर इक्वल। तो ईटा 1 और ईटा 2 इक्वल दिए हुए हैं, टी की वैल्यू निकालनी है। तो ईटा 1 ईटा 2 इक्वल दिए हुए, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1 हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड के लिए T3/T2 हो जाएगा। तो यहाँ से T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 हो जाएगा। T2 क्या है हमारे पास T डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज कर लिया 273। सेल्सियस में रख के करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, इसलिए इसको केल्विन में चेंज करिए, वैसे वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे T1 क्या है 852 प्लस 273 और T3 क्या है 47 प्लस 273 और T2 क्या है T प्लस 273। यहाँ से क्या आएगा T प्लस 273 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा T की वैल्यू आ जाएगी 327 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप से करना था हमने क्वेश्चन नंबर 40। 41 है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, इसकी वजह से उसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और न्यूक्लियर की खुद की स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो जब तीनों होंगी तभी एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी। अगर उन्होंने खाली हम दूसरे ऑप्शंस के साथ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है अगर हम कहें, तो क्या उसकी ऑर्बिटल नहीं है या ऑर्बिटल वाली कैंसिल कर रही है आपस में, तभी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कैंसिल कर रही है एक ही है तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगी। तो परमानेंट कब आएगी, जब तीनों होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 ईच डायोड इन अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, एक तो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा जो होता है वो पूरी इनपुट साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। जब मतलब जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए ऊपर वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है, सेकंड हाफ के लिए नीचे वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो पूरी साइकिल के लिए इस पे हमारे पास
आउटपुट आती है। तो फॉरवर्ड और 180 वोल्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 है, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजन, 0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल एम मास की बॉडी है, विद अ वेलोसिटी यू वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, एट अ पॉइंट अल्फा बीटा पॉइंट पे हमें क्या करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस बॉल के पास क्या होगी ये बताना है। ठीक है, देखो ओरिजिन 0 से किसी बॉल को फेंक रहे हैं, यू वेलोसिटी देके, अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे उस बॉल के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इसकी वी एक्स और वी वाई निकालनी पड़ेगी, क्या इसकी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो वी एक्स क्या है, देखो u को रिजॉल्व करेंगे तो x की डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा, और जो x की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो vx तो u cos थीटा ही रहने वाला है, और vy क्या होगा वो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, u वाई स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा uy की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन क्या है ऊपर को जा रहा है तो -g, s डिस्टेंस कितना है कहाँ तक गया वो y डायरेक्शन में डिस्टेंस बीटा, तो -2g बीटा, तो vy की वैल्यू निकल आई। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बीटा हाइट पे mg बीटा, तो हाफ m वी एक्स क्या है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी वाई क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g बीटा प्लस mg बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ mu स्क्वायर, सो हाफ mu स्क्वायर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, द क्वांटिटीज बी एच एंड आई आर रिलेटेड एज। तो बी एच और आई कैसे रिलेटेड है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये फॉर्मूला होता है, बहुत बार पढ़ा हुआ है तो ये तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b एक्सपीरियंस अ फोर्स वर्क डन। देखो वर्क डन पूछा है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन होगा तो वो वर्क डन हमेशा 0 आता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, सर्कुलर मोशन होती है, तो वर्क डन हमेशा 0 आता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 देखो, 2 मासेस हैं 2 kg और 1 kg के, विच आर मूविंग अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं और एक सिंगल बॉडी बना देते हैं। इफ अ फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द मासेस इंडिविजुअली बिफोर कोलिजन, अब कोलिजन से पहले इन दोनों को हम रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं एफ, उसने कहा है वो फोर्स वुड ब्रिंग दैम टू रेस्ट, वो उस फोर्स की वजह से वो 1 मीटर और 2 मीटर चलने पे रेस्ट पे आ जाते हैं। अब अगर वो बॉडी कंबाइन होगी है तो फाइंड द डिस्टेंस इन विच द कंबाइंड बॉडी विल कम टू रेस्ट इफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम स्टॉपिंग फोर्स। जितना फोर्स हमने उन दो बॉडीज को रोकने के लिए लगाया है उतना ही फोर्स अब हम कंबाइंड बॉडी को रोकने के लिए लगाएं तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, ये 2 kg की बॉडी है u1 से चल रही है, ये 1 kg की बॉडी है u2 वेलोसिटी से चल रही है, दोनों को हम स्टॉप करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं एफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, S1 जो 2 kg की बॉडी है वो 1 मीटर का डिस्टेंस चल के स्टॉप हो जा रही है, यानी कि S1 1 मीटर आ गया, और जो 1 kg की बॉडी है वो 2 मीटर का डिस्टेंस चल के स्टॉप हो जा रही है, यानी कि S2 हमारे पास 2 मीटर आ गया। अब जो कंबाइंड बॉडी है वो सपोज यू वेलोसिटी कैपिटल यू वेलोसिटी से चल रही है, वो कितना डिस्टेंस चल के रेस्ट पे आएगी। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखो 2 kg मास की बॉडी के लिए फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की 0 ही हो रही है, तो 0 माइनस u1 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी u1 है तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या होता है, f इज इक्वल टू m में होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया f बाई एम। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स जो है वो एक स्टॉपिंग फोर्स है, वो रोक रहा है, तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, तो -f/m1 लिया है। साथ में क्या है, डिस्टेंस कितना मूव किया इसने s1, तो -u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2f बाय मास क्या है 2 और s1 क्या है 1, तो यहाँ से u1 निकल के आ गया √f। अब 1 kg बॉडी के लिए भी सेम अप्लाई कर दो, -u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -f/1 2, तो u2 निकल के आ गया 2 √f। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ,
जब दोनों कंबाइन होगी। तो m1u1 प्लस m2u2 क्या हो जाएगा, कैपिटल बॉडी का मास m और उसकी वेलोसिटी u। तो फर्स्ट वाली का मास क्या था, 2 kg था, वेलोसिटी कितनी आई, √f। सेकंड का मास 1 था, वेलोसिटी आ गई 2 √f। थर्ड का मास m है और वेलोसिटी u है। तो यहाँ से हमने कंबाइंड वेलोसिटी निकाल ली, u क्या आ गया 4/3 √f। अब कंबाइंड बॉडी के लिए निकालना है डिस्टेंस, हमें कितना मूव किया, तो v² - u² 2as। फाइनल बॉडी भी स्टॉप होगी, कंबाइंड बॉडी भी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी भी 0 होने वाली है। तो v 0 आ गया, -u² = 2। एक्सेलरेशन f बाय में मास होता है, मास क्या है कंबाइंड बॉडी का 3, तो -f/3 × s। तो u की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, 4√f/3 का स्क्वायर = 2f/3s। यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो सो इट विल कम आउट टू बी 2.67 मीटर। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखो 47th क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अब आपके साथ। 2 सिमिलर वायर्स वाइब्रेट इन यूनिसन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्स। तो 2 वायर्स हैं, फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स से वाइब्रेट कर रही है। इफ़ द टेंशन इन वन ऑफ द स्ट्रिंग, अगर टेंशन x से इंक्रीज करी जाए, ठीक है, तो और 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकंड, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो न्यू क्या होता है, न्यू 400 हर्ट्स दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है √ऑफ टेंशन। तो न्यू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया k √t। डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/2 k√t डेल्टा t आ जाएगा। √t से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, तो ½ k√t/t डेल्टा t आ गया। यहाँ से डेल्टा न्यू क्या आ गया, ½ k√t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, न्यू डेल्टा t/t। तो यहाँ से 2 डेल्टा v/v डेल्टा t/t आ रहा है। यानी कि अगर टेंशन को हम x टाइम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1/2 टाइम डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज होएगी। तो अगर टेंशन हम x से इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज हो रही है, x/2 से इंक्रीज हो रही है। तो पहली फ्रीक्वेंसी तो बीट्स क्या होती हैं, जो बाद में फ्रीक्वेंसी आई है माइनस पहली वाली फ्रीक्वेंसी। तो n डैश क्या है, 400 पहले थी, प्लस x/2% ऑफ 400 इंक्रीज हुई है, माइनस n क्या है 400। तो 400 प्लस x/2% ऑफ 400 निकाल लिया, -400। 400 से 400 कैंसल आउट हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। बीट्स हमें 4 पर सेकेंड गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है, बस इतना सा ही बताना था। डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, जाई की वैल्यू स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। If the ratio of intensities of two wave that produce interference pattern is 16:1, एक ये 9:1 का पूछा जाता है, एक 16:1 का पूछा जाता है। यही 2 क्वेश्चन आते हैं घूम फिरा के। तो इंटेंसिटीज जो है 2 वेव की, वो क्या है, I1/I2 16:1 दिया हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो फर्स्ट की इंटेंसिटी I1 है, तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड मैंने A ले लिया, A², और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो सेकंड का मैंने ले लिया एम्पलीट्यूड B सेकंड वेव का, तो उसकी क्या हो जाएगी, B²। तो A²/B² 16/1, तो A/B क्या आ गया, 4/1। I मैक्सिमम बाय I मिनिमम का फॉर्मूला होता है A + B का स्क्वायर डिवाइड बाय A - B का होल स्क्वायर। तो A + B करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, A - B करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9 हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बोरॉन रोड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज टू। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बोरॉन रोड होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें हमें पता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। जब एक बार रिएक्शन हो रही है तो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब वही 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन आगे जाके 3 यूरेनियम से बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो 3 3 3 इतने लगा लो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस टाइप से जब ये चेन रिएक्शन चलती है तो बहुत सारे एक्सेस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन एक्सेस वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या लगाते हैं, बोरॉन की रोड्स लगाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंसेस हमें पता है कंजर्वेटिव नहीं होते। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव कौन सा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो बल्ब क्या है 220 वॉट का है, 40 वाट का है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हमें गिवन है। तो Q इज इक्वल टू आई टी हमारे पास फॉर्मूला होता है, और Q का फॉर्मूला हमारे पास एन भी होता है। तो एन इज इक्वल टू आई टी, यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी आई टी बाई वी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं पे आई नहीं दिया हुआ है, लेकिन पी और वी दिए हुए हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे पी बाई वी। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे आई की जगह पी बाई वाई वी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एन इज इक्वल टू पी टी बाई वी। तो पावर हमें 40 वाट दी हुई है, टाइम हमें 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड में पूछा हुआ है। वोल्टेज 220 वोल्ट दी हुई है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, तो एन की वैल्यू आएगी 1.136 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन था। आप देख रहे हो, आप 52 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हो मेरे साथ, और 52 क्वेश्चंस में आपने अभी तक देख लिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ +1 +2 में से पूछे हुए हैं। तो ज़्यादा हार्ड कह दे तो इतना हार्ड पेपर का लेवल नहीं है, बहुत इजी लेवल आया हुआ है एनवीएस के एग्ज़ाम का। अगर आप थोड़ी सी तैयारी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो डोंट लूज होप एंड तैयारी अपनी जारी रखिए। नेक्स्ट देखो 53 क्वेश्चन, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स सो दैट इट इज अंडर अ टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। एक वायर है, दोनों तरफ से उसको बांध दिया, उसमें टेंशन 20 न्यूटन है। उस वायर का एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज 1 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो वायर का दिया हुआ है, इनकी वायर की लेंथ 1 मीटर है। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें तो फाइनल टेंशन क्या होगी। अब देखो, टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे तो उसकी लेंथ में कुछ वेरिएशन आएगी, ठीक है। टेम्परेचर कितना कम किया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की डेल्टा टी क्या आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेंशन हमें निकालनी है। इनिशियल टेंशन कितनी दी हुई है, 20 न्यूटन दी हुई है। अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है, वो उसकी वैल्यू, और यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो स्ट्रेन यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, डेल्टा एल बाई एल वायर में, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूला होता है हमारे पास। स्ट्रेन ये है तो स्ट्रेस कितना होगा, ये वाई यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन इंटू वाई। तो स्ट्रेन क्या है, अल्फा डेल्टा टी, और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंशन डेवलप कितना होगा, स्ट्रेस इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस कितना है, अल्फा डेल्टा टी वाई इंटू एरिया ए। तो ये वैल्यू सब हमें गिवन है, सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेंशन इतनी 30 न्यूटन डेवलप होगी। तो 20 पहले थी, 30 डेवलप होगी, तो टोटल कितनी होगी फाइनल टेंशन, 50 न्यूटन। तो थर्ड ऑप्शन 50 न्यूटन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 54th क्वेश्चन देखो, पावर फैक्टर इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, जेड की वैल्यू आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र। रेजोनेंट पे एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। तो आर स्क्र का अंडर रूट करेंगे तो आर आएगा, आर बाई आर क्या आएगा, 1 आएगा। तो पावर फैक्टर को हम कॉस फाइव से डिनोट करते हैं, कॉस फाइव 1 आएगा। और पावर फैक्टर ही उसने पूछा है 1, कई बार एंगल भी पूछ लेता है। कॉस फाइव अगर 1 है तो फाइव क्या आएगा, तो किस पे 1 होता है, 0 पे, तो फाइव 0 आ जाएगा। अ कॉर्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी ये करा चुकी हूँ मैं, ये DSSB के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अ कॉर्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर के साथ इंक्लाइंड है थीटा एंगल से कॉर्ड वर्टिकल सर्कल पे। द टाइम ऑफ फॉल अलोंग दिस कॉर्ड। अगर कोई पार्टिकल है वो AB के अलोंग फॉल कर रहा है, तो टाइम जो होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा या नहीं, मेन बेसिकली ये देखना है इस क्वेश्चन में। तो ए हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल आर। तो यहाँ से AD हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा, रिजॉल्व करेंगे आर को तो। और AB क्या आ जाएगा, 2R कॉस थीटा, डबल है AD का, ठीक है। तो AB हमारे पास आ गया 2R कॉस थीटा। तो AB के अलोंग मूव कराना है हमने पार्टिकल को, AB हमने डिस्टेंस निकाल लिया 2R कॉस थीटा। अब लगाओ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, A2 भी 2R कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, हाफ
एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अलोंग, अब बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा, लेकिन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो जी कॉस थीटा होगी एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। यहाँ से टी हमारे पास निकल के आ रहा है 2√r/g, और हम ये देख रहे हैं जो टी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो टी किसी थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव हमें गिवन है, ठीक है। और क्या, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये हमसे पूछा। तो जो इक्वेशन गिवन है, पहले तो जर्नल इक्वेशन देखते हैं। जर्नल इक्वेशन एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, ओमेगा टी क्या आ रहा है 6π/5t, तो ओमेगा आ गया 6π/5, के एक्स आ रहा है 2π/5x, यानी कि के आ गया 2π/5। तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है के डेल्टा एक्स, के दिया हुआ है 2π/5, डेल्टा एक्स क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो फाई हमारे पास निकल के आ जाएगा पाई। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एक रिजिड बॉडी है कैपेबल ऑफ रोलिंग विथ स्लीपिंग, रोलिंग भी कर सकती है और स्लिप भी हो रही है, डस सो डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एस, ठीक है, एस लेंथ है उस प्लेन की और थीटा पे इंक्लाइंड है वो। द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस बॉडी एट द फुट ऑफ प्लेन, जब वो ऊपर से नीचे आ गई है तो नीचे उस पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी दी हुई है, तो यू स्क्वायर उसके पास कितनी है 1.2 GS साइन थीटा है। रिजिड बॉडी कौन सी है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फेयर है, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, जब वो ऊपर टॉप पे थी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी mgh, उसकी हाइट की वजह से। जब वो नीचे को आ रही है तो वो स्लिप कर रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो mgh विल बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, mgh माइनस हाफ mv² और 2/ओमेगा² i के इक्वल आ जाएगा। i हमने बेसिकली निकालना है, तभी हमें पता चलेगा बॉडी कौन सी थी। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, वी आर ओमेगा होता है तो ओमेगा स्क्वायर की जगह v²/r² सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद ये जो बाहर लिखा है 2r²/v², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप में mr² कॉमन ले लिया, 2gh/v² -1 आ जाएगा, mr² 2gh, h देखो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा h/s है, तो h क्या निकलेगा s साइन थीटा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। और v² हमें वेलोसिटी का स्क्वायर 1.2 GS साइन थीटा है, क्वेश्चन में गिवन है -1, तो GS साइन थीटा से ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा और i की वैल्यू हमारे पास 2/3 mr² निकल के आ जाएगी। और ये i की वैल्यू 2/3 mr² हमारे पास किसके लिए होती है, स्फेरिकल शेल के लिए होती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुकी हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो रोटेशनल मोशन पे जो वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चंस होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो वो टॉपिक वाइज जो वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आ रही है वो आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है एट द सेंटर ऑफ कॉइल इफ देयर आर 100 टर्न्स वाउंड ऑन अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की बात आ गई तो B = μ0 लर्न रखो, एन स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल N/L, सब वैल्यूज दी हुई हैं, सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकल जाएगा 1.508 × 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 59, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, मास कितना दिया हुआ है 0.2 kg, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वो बॉल रीबाउंड हो रही है, जैसे ठप्पा खिलवाते हैं ना बॉल को नीचे, वैसे तो वो नीचे जा रही है फिर ऊपर को आ रही है। नीचे जाते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, और जब वो ऊपर को आ रही है फ्लोर से स्ट्राइक करके तो उसकी वेलोसिटी v2 है। और हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू दी हुई है 0.5, e की वैल्यू होती है v2/v1। तो हमें देखो v1 जब वो नीचे को जा रही है तो वो कितनी स्पीड से जाएगी, कि जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी क्या होगा, √2gh, तो 2 × g, 10 × हाइट क्या है 10, तो ये क्या आ जाएगा 10√2, और E = v2/v1 होता है तो v2 आ जाएगा E × v1, v1 निकाल लिया तो v2 आ जाएगा, E की वैल्यू गिवन है
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी वन स्क्वायर एनर्जी उसके पास थी जब वो नीचे स्ट्राइक कर रहा था, और हाफ एम वी टू स्क्वायर उसके पास एनर्जी है जब वो ऊपर को आ रहा है। तो क्या होगा, एम बाई टू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, वी वन वी टू की वैल्यू है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास 15 जूल। सो हियर ऑप्शन 3 विल बी द correct option. Now last question of this session, electrolysis is not applicable in the process. और तो फोटोग्राफी देखो, इलेक्ट्रो टाइपिंग है उसमें तो इलेक्ट्रोलिसिस यूज होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें भी, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है। तो ऑप्शन फोटोग्राफी के साथ हम जाएंगे, फोटोग्राफी में इलेक्ट्रोलिसिस यूज नहीं होती है। तो दीज आर 60 क्वेश्चंस विच वाज आस्क्ड इन एनवीएस पीजीटी फिजिक्स 2019 क्वेश्चन पेपर। सो आप लेवल देख सकते हैं इन क्वेश्चंस का कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। So I hope these questions are clear to you, and if you like this video, then please don't forget to share the video, subscribe the channel, and thank you for have a nice day.